आइए अब नव निश्चयवाद पे बात कर रहे थे हम लोग। नव निश्चयवाद इंग्लिश में कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म। नव निश्चयवाद का उदय क्यों हुआ? नव निश्चयवाद के उदय का मुख्यतः कारण यह था कि जो नियतिवादी विचारक थे वह सोचते थे कि प्रकृति सबसे महत्वपूर्ण है, और जब वह केवल प्रकृति को महत्व देते थे तो एक तरह से अतिवाद उत्पन्न हुआ। अतिवाद, अति हो गई, प्रकृति को ही मान रहे थे। दूसरे थे संभववादी विचारक, जिनका मानना था कि मानव की भूमिका महत्वपूर्ण है, प्रकृति की भूमिका नगण्य है। तो मानव पे ज़्यादा बल दिया, मानव की भूमिका पर, तो मानव को लेकर के अतिवाद हो गया, मानव की भूमिका को लेकर के। ठीक है, तो एक विचारधारा आई नव निश्चयवाद, जिसमें क्या कहा गया कि न तो मनुष्य महत्वपूर्ण है न तो प्रकृति, मतलब दोनों ही महत्वपूर्ण है, एक की भूमिका नहीं है, दोनों की ही भूमिका है। ठीक है ना, मनुष्य भी महत्वपूर्ण है और प्रकृति भी महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये समन्वय स्थापित किया, इस विचारधारा ने समन्वय स्थापित किया। किसके बीच में? नियतिवाद के बीच में और किसके बीच में? संभववाद के बीच में। समन्वय समझते हैं ना, संतुलन, या उसके बीच में सामंजस्य, कि कोई एक महत्वपूर्ण ना हो, दोनों की ही भूमिका क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है ना। तो इसमें जो सबसे बड़ा नाम है, जो इस के प्रतिपादकों में सबसे बड़ा जो नाम आता है वो किसका आता है? ग्रिफिथ टेलर का नाम आता है। ग्रिफिथ टेलर का नाम आता है। और ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा? ग्रिफिथ टेलर ने वही कहा कि भाई मनुष्य की भूमिका के साथ साथ प्रकृति की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक शब्द दिया था, रुको और जाओ। रुको और जाओ निश्चयवाद, या रुको और जाओ बस भी स्टेटमेंट रहता है ना। स्टॉप एंड गो। क्यों कहा ऐसा? इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इनका मानना था कि मनुष्य तो बुद्धिमान है ही, मनुष्य अपने अनुसार अपनी चीज़ों को परिवर्तित करता ही रहता है ना। पर इन्होंने कहा कि हमको पहले रुकना है। रुकने का मतलब यह है कि खड़े नहीं होना जाना है या अपना कार्य छोड़ के बैठ जाना है, ऐसा नहीं है। ये एक शब्द है जो यह बता रहा है कि आप रुकिए। रुकने का मतलब यह है कि अपने आस पास की प्रकृति को समझिए, नेचर को समझिए, उसका क्या मतलब किस तरह से नेचर जो है वर्क कर रही है, प्रकृति को समझिए, उस अनुरूप विकास कीजिए, है ना। उस अनुरूप क्या कीजिए? अपने यहाँ विकास कीजिए, जिससे कि आज आपके आवश्यकताएं तो पूरी होती रहें। भाई आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुश्किल से अगर बहुत अच्छा कोई उसका जीवन शैली रहा तो 100 साल जिएगा, उससे ज़्यादा तो कोई जिएगा नहीं। उसके बाद अगली पीढ़ी आएगी, है ना। तो अगली पीढ़ी जब आएगी तो उसको भी तो जिस तरह से आप जीवन यापन कर रहे हैं आज का, वैसे ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसका मतलब यही था कि आप रुकिए, प्रकृति को समझिए, प्रकृति के अनुसार अपने कार्य कीजिए, अपने यहाँ विकास कीजिए, अपने, है ना, आर्थिक विकास, चाहे सामाजिक विकास, चाहे जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, किसी भी तरह का विकास कीजिए, लेकिन प्रकृति को ध्यान में रखिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति है लालची होना, है ना। मनुष्य की प्रवृत्ति लालची। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं या जितने भी जीव जंतु हैं, सबकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध है। लेकिन अगर कोई एक लालची व्यक्ति हो जाए, कोई एक लालची व्यक्ति, उसके लिए पृथ्वी पर जितने संसाधन है वो कम पड़ सकते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी जी का है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, जो यह बताता है कि अगर मनुष्य लालची हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, वह भी तो एक तरह का लालच है कि अपने नस्ल को बढ़ावा देना। हम ही जो जाति हैं वही सर्वश्रेष्ठ है, हमारी ही जो नस्ल है वो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब इन्फीरियर है हमसे। यह भी एक तो लालच ही है ना, किसी भी तरह। तो लालच किसी भी तरह का, लालच का मतलब ये नहीं केवल पैसा,
किसी की लालच है कि ज़मीन पे ही हम कब्जा कर लेंगे, तो दूसरे की ज़मीन पे कब्जा करते रहते हैं कुछ लोग, है ना, जिनको माफिया कहते हैं आप, जिनका यूपी में क्या हो रहा है, इनकाउंटर भी हो रहा है और साथ ही में क्या हो रहा है, उनकी ज़मीनों को सरकार जो है अवैध रूप में जो उन्होंने कब्जा किया है उसके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, है ना। तो ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लालच है लोगों के पास, है ना। जैसे किसी के पास लालच हो जाए कि मैं लाइब्रेरी की सारी किताबें मैं ही रख लूँगा, किसी और को नहीं दूंगा, तो ये भी लालच है। तो इसके कहने का मतलब यही है कि पहले आप रुकिए, प्रकृति को समझिए, प्रकृति क्या कह रही है और उसके अनुसार विकास की। जैसे मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ आपको, मान लीजिए किसी क्षेत्र में, मैं आपको एक पहला स्टेटमेंट समझाता हूँ कि धान की कृषि जो होती है, धान जानते हैं सब लोग, है ना, धान की कृषि जो होती है उसके लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है ना। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? धान की खेती के लिए पानी की आवश्यकता चाहिए और पर्याप्त चाहिए, बहुत चाहिए। अब मान लीजिए किसी क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है, मतलब बहुत नाम मात्र की बारिश होती है। अब वहाँ लोगों के मन में आया कि हम धान बोएंगे, तो आप कैसा मानते हैं? इसको उचित मानते हैं कि अनुचित मानते हैं? अनुचित मानते हैं। क्यों? पानी नहीं है। और तो पानी नहीं है तो क्या समस्या हुआ? वो कुआं खोद लेंगे, बोर के द्वारा पानी निकाल लेंगे, तो तब समस्या है कि नहीं? मान लीजिए वहाँ पानी नहीं है, ठीक है, तब भी वो धान की खेती करना चाहते हैं और उन्होंने निर्णय किया है कि हम बोरवेल कराएंगे और उसके द्वारा पानी निकाल के हम धान की खेती करेंगे। तो ये कथन, ये उनका जो कदम होगा, ये उचित होगा कि नहीं? ये भी उचित नहीं है उचित? हैं? दिमाग लगाइए थोड़ा सा, प्रकृति को ध्यान में रखे। अभी हमने कहा है कि आपको रुकना है, प्रकृति को देखना है। जब वहाँ पे प्राकृतिक रूप में बारिश हो ही नहीं रही है तो मतलब वह धान की खेती के लिए है ही नहीं जगह। अगर मान लीजिए किसी ने यह सोचा कि वहाँ पे हम बोरिंग करके खेती करेंगे तो कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन ज़मीन के भीतर पानी तो ऐसा है नहीं कि ज़मीन के भीतर पानी कैसे पहुँच रहा है? जो बारिश हो रही है वही न रिस रिस के ज़मीन के भीतर पहुँच रहा है पानी। तो जब मनुष्य यह सोच ले कि हम बोरिंग के द्वारा पानी निकाल लेंगे, तो जब वहाँ पे पहुँचने में कई वर्ष लगते हैं पानी स्टोर होने में ज़मीन के भीतर, ठीक है। तो जब पानी इंसान निकालता रहेगा बोरिंग के माध्यम से, तो जो वाटर लेवल है नीचे का वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी उस क्षेत्र में पीने के लिए भी समस्या हो जाएगी। तो ये है प्रकृति। फसल की खेती जो उस क्षेत्र में होनी चाहिए थी, ऐसे फसलों की खेती होनी चाहिए थी जिनको कम से कम पानी चाहिए, ऐसी फसल नहीं जिसको पानी ही पानी चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। तो ये है प्रकृति को समझना। अब मान लीजिए उसी जगह पर किसी ने धान की खेती कर रहे हैं, 50 साल खेती किया, तो अपने पीढ़ी के लिए तो ठीक है, जिस पीढ़ी में वो जी रहे थे, जिस जनरेशन में, उसको तो खूब धान या चावल उत्पन्न हुआ। लेकिन जब उसके आगे वंशज आएंगे, अगली पीढ़ी भी तो आएगी, ऐसा तो है नहीं कि उसी के बाद समाप्त हो गया, सब मर गए, उसके बाद भी लोग आएंगे। तो जब उसके बाद आएंगे तो वो क्या करेंगे? पानी तो समाप्त हो चुका है, अब वो क्या करें? यही बात है, यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास शब्द सुने होंगे आप लोग, बहुत न्यूज में रहता है। और आज के समय में कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट पूरे विश्व में, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही काम कर रही है। अगर कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो उसका दुर्भाग्य है और इस पृथ्वी का दुर्भाग्य है, और जितने लोग हैं पृथ्वी पर सबका दुर्भाग्य है। अगर अभी नहीं किया गया तो वह समय दूर नहीं है जब पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि ऐसी ऐसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत क्षरण, अम्लीय वर्षा। ये सब सुनने में जो लगता है ना, इसको पढ़ते बस, इसको थोड़ा गहनता से अध्ययन कीजिए, करंट आदि को जोड़ के पढ़िए, थोड़ा विचार किया कीजिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि नंबर पा जाना, थोड़ा थिंकिंग रखेंगे तो और अच्छे से आगे समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन थीम यही है कि जो वर्तमान की पीढ़ी है या जो वर्तमान के लोग हैं वो अपने लिए संसाधनों का तो प्रयोग करें ही, और ऐसा करें कि विकास हो उनका,
लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधनों को क्या करें, बचा के रखें, है ना। और ये एहसान नहीं करेंगे, बचा के रखेंगे तो ये कोई एहसान नहीं है, ये उनका कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो पिछली वाली पीढ़ी ने हमारे लिए संसाधन छोड़ा है, तब ना हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। मान लीजिए जब अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग, तो हमारे पूर्वजों ने ही ना आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अब वो ये सोच लिए होते कि हम तो गुलाम रहे, गांधी जी मान लीजिए ये सोच लिए होते कि मेरी पूरी ज़िंदगी तो गुलामी में जा ही रही है, मैं क्यों आगे के लिए लोगों के लिए संघर्ष करूं, क्यों मैं मरूं। अगर वो सोच लिए होते तो आज भी हम लोग गुलाम होते। जितने भी थे रिवॉल्यूशनरी वहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, गांधी जी हो गए, जितने भी क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह हो गए, क्यों ज़रूरत थी भगत सिंह को इतने कम उम्र में फांसी पर चढ़ने? क्यों? क्योंकि वो लोगों का भविष्य देख रहे हैं, आगे की जनरेशन को देख रहे हैं ना। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि अपने तक सीमित ना रहें, हम दूसरे के बारे में भी सोचें, ठीक है ना। और दूसरे के बारे में सोचने का मतलब है कि अपने लिए रिसोर्सेज का प्रयोग तो पर्याप्त कर लें, लेकिन आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। इतना प्रदूषण ना कर दें, इतना पेड़ों को ना काट दें कि जब आगे वाली जनरेशन आए तो कहे कि पेड़ कैसा होता है, पेड़ मुझे दिखाओ, चलो पेड़ भी म्यूजियम में रखा हो एक ठो, उसको लोग देखने जा रहे हैं। ऐसा आपको अभी मजाक लग रहा है, लेकिन आप कई जगहों पर जाएंगे, लोग पीछे अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध हवा नहीं है शहरों में। दिल्ली उल्ली में जाइए, लोग एकदम ठंडी में परेशान हैं और समय में भी परेशान हैं। अब जैसे आप लोग वो ड्रिंकिंग के बार सुनते रहे होंगे, है ना, बार होते हैं ना जो मूवीज में देखते हैं कि आज क्लब में जाएंगे। अब ऐसे ही ऑक्सीजन के बार खुल रहे हैं, जहाँ पे लोग जाएंगे, पैसा देंगे और वहाँ पे 1 घंटे शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे। हमारे बात, शुद्ध ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? शुद्ध ऑक्सीजन जरूरी है आपके पूरे बॉडी के अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। अगर आप कहीं पे शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से चलेगा, आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए अगर आप ऐसे कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे हवा का आना जाना बंद है, तो आपको नींद बहुत आएगी, वहाँ पे दिन भर सोने का मन। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन जाती है तभी हमारे सेल्स एक्टिव होते हैं, और जब सेल्स एक्टिव होते हैं तो ब्रेन के सेल्स भी एक्टिव रहते हैं, तो हमको नींद नहीं आती। इसीलिए कहते हैं कि खुले हवा में रहो, है ना। तो अगर आप ऐसे जगह पढ़ते हैं जहाँ पे हवा नहीं आती जाती है तो उसको सुधारिए, नहीं तो सोते ही रह जाएंगे जीवन भर, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आया सबको कि नहीं आया, है ना। तो ये है। चलिए इसमें थोड़ा लिखिए, अब एक आध लाइन लिख लीजिए। ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ निश्चयवाद का सिद्धांत प्रदान किया। ये आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, रुको और जाओ निश्चयवाद का समझाइए या वर्णन कीजिए, है ना। तो ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ निश्चयवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया या सिद्धांत दिया। इनके अनुसार, लास्ट की क्लास, इसके बाद क्लास है आप लोगों की, कौन सी क्लास है? ठीक है। उनके अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति का दास है, मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी। ना तो मनुष्य प्रकृति का दास है, न ही उसका स्वामी है, स्वामी मतलब मालिक, और न ही मानव के कार्य करने की क्षमता असीमित है। इस समन्वयवादी, यहाँ पे समन्वय लिखा है, ये वय होगा, समन्वय। पता था तो बताई क्या नहीं।
इस समन्वयवादी विचारधारा में उन्होंने बताया है कि मानव और प्रकृति के बीच निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। ठीक है, हो गया ना, लिख चुके। देखिए अब टेलर का ही विचार महत्वपूर्ण है। टेलर आगे कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए। उसमें टेलर कह रहे हैं, इसी में जो कहे हैं, इसमें क्या कहे उन्होंने कि मनुष्य जो है न तो प्रकृति का दास है, मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो संभववाद की ओर जा रहे हैं। मनुष्य प्रकृति का दास नहीं मतलब मनुष्य की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो संभववाद हो गया। और न ही क्या कह रहे हैं, उसका स्वामी है, न ही उसका स्वामी भी है, मतलब मनुष्य भी स्वामी नहीं है प्रकृति का, तो एक तरह से नियतिवाद हो गया। तो दोनों कह रहे हैं, एक तरफ संभववाद भी कह रहे हैं, एक तरफ नियतवाद, मतलब दोनों का मिक्स रूप है इनका जो सिद्धांत है, ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि न तो दास है न तो स्वामी है, फिर क्या है, फिर यह है दास और स्वामी के अलावा जो संबंध होता है किसी के साथ, वो क्या होता है, सामंजस्य का, है ना। जैसे परिवार में क्या कोई किसी का दास होता है या कोई किसी का स्वामी होता है? भले लोग कहते हैं कि वो मेरे पति परमेश्वर है, मेरे स्वामी है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये जो ट्रेंड है ये गलत है। एक तरफ कहते हैं कि अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी अर्धांगिनी है, कहते हैं ना लोग, लेकिन एक तरफ पत्नी कहती है कि वो मेरे स्वामी है। स्वामी मतलब क्या हुआ कि मेरे ऊपर आधिपत्य रखते हैं, वो जो कहेंगे मैं वही करूँगी, करते भी हैं लोग, यही तो ड्रॉबैक है। लेकिन आज वो ड्रॉबैक जो है, आप लोग जैसे जो हैं, तो आप लोग उसको क्या करेंगे, उन रूढ़ियों को समाप्त करेंगे, और जो भी बालक हैं वो भी और रूढ़ियों को समाप्त करेंगे कि हम किसी के ऊपर स्वामित्व तो नहीं कर सकते हैं। जो रिलेशंस होते हैं, संबंध जो होते हैं, वो समन्वय पर आधारित होते हैं, है ना। जैसे गार्जियन भी कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं, उनको भी नहीं सोचना चाहिए, है ना। और बच्चों को भी नहीं सोचना चाहिए कि हम दास हैं, उनके गुलाम थोड़ी हैं, स्लेव थोड़ी हैं, संबंध है ना। तो रिलेशंस जो होते हैं, तो वही कह रहे हैं कि प्रकृति और मानव का संबंध न तो स्वामी का है न तो दास का है, समन्वय पर आधारित। समन्वय क्या होता है? समन्वय ये होता है कि हम आपकी थोड़ी मदद करेंगे, थोड़ी आप हमारी मदद कीजिए, दोनों का कार्य क्या हो, चलता रहे अच्छे से। यही कह रहे हैं कि ग्रिफिथ टेलर कि मनुष्य को ऐसे ही करना है, प्रकृति के साथ संतुलन बना के चलना है, जिससे कि प्रकृति में भी असंतुलन ना उत्पन्न हो, ना तो ग्लोबल वार्मिंग हो, पृथ्वी का तापमान ही ना बढ़ता रहे, है ना। बिना सोचे विचारे करेंगे तो बढ़ता ही रहेगा। पेड़ पौधे काट देंगे और कागज़ों में उनको लगा देंगे और ज़मीनी लेवल पर नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा। एक पेड़ को जब आप काटते हैं तो एक पेड़, आप लोग एक शब्द सुने होंगे कार्बन फुटप्रिंट, नहीं सुने हैं तो जाके उसको सर्च करके पढ़िएगा। कार्बन फुटप्रिंट मतलब ये होता है कि जैसे एक जो वृक्ष है ना, वो करंट समय में कुछ कार्बन को, जो भी हमारे शरीर जो है किससे बना है, कार्बन से बना है। जो भी जीवित चीज़ें हैं वो कैसे बनी हैं, कार्बन से बनी है, उनमें कार्बन का अंश है। तो पेड़ पौधों में भी कार्बन है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जा रही है इन्वायरमेंट में, तो एक तरह से कार्बन की मात्रा बढ़ जा रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन। तो पेड़ पौधे बहुत सारे कार्बन को अपने शरीर में क्या है, ऑब्जर्व। पेड़ पौधों का भी शरीर है, वो भी जीवित हैं, बढ़ते हैं, है ना। तो पेड़ पौधों का भी शरीर है, तो बहुत सारी कार्बन को अवशोषित किए हुए हैं, है ना। जब वो पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, फिर उनको जला दिया जाता है, तो वो जो कार्बन है जो स्टोर था वो कहाँ पहुँच गया, वायुमंडल में। तो कार्बन फुटप्रिंट उसी को कहते हैं कि जब किसी जगह पे कार्बन स्टोर था और जब उस वहाँ से कार्बन क्या हुआ, उसके द्वारा बाहर निकला, है ना, उत्सर्जित हुआ, तो वही कार्बन फुटप्रिंट होता है। ठीक है, एक होमवर्क लिख लीजिए। हम आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोले थे ना एक जगह पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कुछ, सतत विकास लक्ष्य, 17 लक्ष्य हैं, तो उसको आपको पढ़ना है, तो उसको लिख लीजिए। कोई भी क्लास के हों वो ज़रूरी है जनरल स्टडीज़ के लिए।
अगर एग्जाम कभी देंगे, सतत विकास लक्ष्य के बारे में पढ़ना है और 17 गोल को कल लिख के आना है। 17 लक्ष्य हैं उसमें। पहला लक्ष्य है नो पॉवर्टी, दूसरा लक्ष्य है जीरो हंगर, है ना, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो ये सब जो है आपको पढ़ के आना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, टेलर आगे कहते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है, किसी देश की उन्नति को या तो तीव्र कर सकता है और या तो उसको धीमा कर सकता है। एक उदाहरण के द्वारा देते हैं, एक उदाहरण टेलर देते हैं कि मनुष्य की भूमिका उस चौराहे पे खड़े हुए वो जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है उसकी तरह है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर क्या करता है, जो वाहन तेज से आता रहता है उसको रोकता है, अभी रुको, दूसरे को जाने दो, फिर तुम जाओ। क्या ट्रैफिक इंस्पेक्टर या ट्रैफिक वाला जो व्यक्ति होता है वो आपको मान लीजिए सीधे जाना है तो कभी कहता है कि इधर चले जाओ? नहीं कहता हो। वो आपको रोक जरूर सकता है लेकिन आपका दिशा नहीं बदल सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इन्होंने मानव की तुलना उसी से की कि मनुष्य भी जो है वो प्रकृति की दिशा को नहीं बदल सकता है, बस उसमें तीव्र कर सकता है या धीमा कर सकता है ना। विकास को वो अपने तीव्र कर ले प्रकृति का प्रयोग करके या धीरे कर ले, लेकिन वो ये नहीं कर सकता है कि गंगा नदी अब वहाँ से निकल के हिमालय से निकल के प्रवाहित हो रही है किधर की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर, तो उल्टा चलने लगे अब बंगाल से उधर की ओर। ऐसा क्या कर सकता है मनुष्य? नहीं कर सकता है। सीमाएं हैं ना, मनुष्य कितना भी विकास कर ले लेकिन वह प्रकृति के अंदर ही रहेगा, प्रकृति के अंतर्गत ही रहेगा ना मनुष्य, क्योंकि खुद भी एक इन्वायरमेंट का पार्ट है। वातावरण का जब आप विभाजन करते हैं, मैंने शुरू में विभाजन कराया आपको, तो एक भौतिक वातावरण और एक सांस्कृतिक वातावरण, है ना। भौतिक वातावरण में जैविक और अजैविक चीज़ें आती हैं, जैविक चीज़ों में हम खुद भी आते हैं, है ना। सांस्कृतिक में हमारे द्वारा निर्मित चीज़ें आती हैं, तो हम खुद भी तो पर्यावरण के पार्ट है। और मनुष्य पे अगर मनुष्य के आकार की तुलना में देखेंगे तो मनुष्य बड़े बड़े जीव हैं, तो वो सोच लें कि अब प्रकृति मेरी हो गई, पृथ्वी मेरा हो गया, तो हाथी का ही राज होना चाहिए इस संसार पे। उसके पहले डायनासोर आदि थे, उनका राज होता, पर ऐसा तो था नहीं। उसके बाद भी बहुत सारे जीव जीवित थे। तो मनुष्य प्रकृति का एक पार्ट है। ये नहीं मनुष्य कर सकता कि हम पूरी प्रकृति को बदल देंगे, इतना नहीं सक्षम है मनुष्य। और मनुष्य की भी सीमाएं हैं, तो वो सब आरोपित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, एक लाइन लिखिए इसमें, चूंकि मानव स्वयं वातावरण का प्रमुख अंग है, मानव स्वयं वातावरण का प्रमुख अंग है, जो अन्य भौतिक दशाओं की भांति जड़ रूप में न होकर, जो अन्य भौतिक दशाओं की भांति जड़ चेतन होता है ना। जड़ मतलब जो जिनके पास सोच ना हो, जैसे टेबल है एक जड़ है, कहते हैं ना तुम जड़ हो, मतलब तुम्हारे पास सोच नहीं है। तो जड़ रूप में न होकर चैतन्य है, किंतु उस पर वातावरण का निरंकुश नियंत्रण नहीं है, उस पर वातावरण का निरंकुश नियंत्रण नहीं है। मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि मनुष्य, वही मैं जो अभी आपको इसके पहले बता रहा था कि मनुष्य वातावरण का अंग है, लेकिन मनुष्य हवा पानी की तरह जड़ नहीं है। उसके पास अपनी सोचने समझने की क्षमता है, वह वातावरण का अंग होते हुए भी अपने विकास के लिए, अपने लिए कार्य कर सकता है, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर, ठीक है। यही इसमें कहना चाह रहा है। प्रकृति का निरंकुश शासन क्या होता है? जिसमें जो राजा कहेगा वही होगा। निरंकुश नहीं है प्रकृति को ले, मतलब प्रकृति निरंकुश नहीं है मनुष्य के ऊपर। प्रकृति जो ही कहेगी वही हम करेंगे। हमको गर्मी लग रही तो हम पंखा चला लेंगे, है ना, ठीक है। फिर इसमें एक लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं कि इसमें कहा गया आगे कि मनुष्य जो है प्रकृति के साथ संतुलन बना करके ही प्रकृति को जीत सकता है। इसका मतलब क्या है कि मतलब प्रकृति के साथ संतुलन बनाइए,
जीतने का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर राज करना, जीतने का मतलब ये है कि मनुष्य ज़्यादा समय तक अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है, अच्छे से विकास कर सकता है जब वह प्रकृति के साथ क्या बना ले, संतुलन बना ले, है ना। तो इसमें स्टेटमेंट है कि मैन कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबिंग हर, मतलब जैसे प्रकृति को आप मानते, जैसे पेड़ पौधे लगाना है ऑक्सीजन के लिए, है ना, लेकिन हमको उसी समय पर अपने फर्नीचर की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर के लिए पेड़ पौधों को काटेंगे, उसी समय उसकी तुलना में कई गुना पौधे लगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्राकृतिक संतुलन भी बना रहेगा और हमारा कार्य भी क्या होगा, होता रहेगा। तो यही है नव संभववाद, नव नियतिवाद, जिसमें नियतिवाद और संभववाद में समन्वय स्थापित किया गया और दोनों के समन्वय के द्वारा आगे विकास के कार्यों को बढ़ावा दिया, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी संबंधित है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है।